जय श्री राम, जय श्री महाकाल। अगर आपने ये ट्रैक नहीं किया है कि यूएस, ईरान और इजराइल के बीच में क्या चल रहा है, तो ये वीडियो आपको पूरी चीज़ें ट्रैक करके देगा। और तो और किस तरह से हमें मार्केट को आगे देखना है, किस तरह से मार्केट में वोलेटिलिटी क्रिएट होती है, हम सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिए, इसको पूरी चीज़ को समझिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। कहीं ना कहीं से जब मार्केट में ऐसा लगता है कि थोड़ी शांति आने लगी है, एकदम से कुछ ना कुछ नया ज़रूर होता है। और आप एक चीज़ नोट करना, हमेशा होता है ये वीकेंड्स पर, फ्राइडे के बाद। और इनफैक्ट अगर आप फ्राइडे का मार्केट देखेंगे तो 2:30 बजे के बाद में, 3:30 बजे हमारा मार्केट बंद होता है, 2:30 बजे के बाद में एकदम से मार्केट तेज़ी से गिरा। गोल्ड और सिल्वर एकदम से तेज़ी से भागे। जब गोल्ड और सिल्वर आगे चलते भागते हैं और उसके बाद में इंडियन मार्केट गिरता है, तो इन दैट सिचुएशन वहाँ पे अनरेस्ट का माहौल है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन दिख रही है, जो कि मार्केट के लास्ट मोमेंट्स पे दिखे। अब उसके बाद में क्या हुआ, एकदम से सैटरडे मॉर्निंग आई, और सैटरडे मॉर्निंग आने के बाद में खबर आ जाती है एकदम से कि इजराइल ने ईरान पर अटैक करना चालू कर दिया, तेहरान पर। वो भी जो तेहरान पर अटैक किया, और अटैक करने के बाद में ईरान में इमरजेंसी डिक्लेयर होनी चाहिए थी, इजराइल ने खुद ने कर दी। और इजराइल ने कहा है कि भाई हम लोग ये प्रिकॉशनरी मेजर ले रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ईरान कुछ ना कुछ ऐसी खुराफाती चीजें सोच रहा है हमारे अगेंस्ट, तो हमने पहले अटैक कर दिया। कितना सेंसिबल है कितना नहीं है वो हमें अपने बेसिस पे डिसाइड करना पड़ेगा, बट ये अटैक हुआ। और उसके बाद इजराइल ने खुद ने ही अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, मतलब पहले अटैक करके खुद ने ही सारी चीज़ें बंद कर दी। ठीक है। अटैक के बाद में एक चीज़ खबर आई सामने कि खमेनी साहब, जो कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है, वो सेफ है, ऐसा खबर आई। अब ट्रेडिंग जो तेहरान स्टॉक एक्सचेंज में थी, अब अटैक होने के बाद में कोई स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग चालू होगी क्या? वो तो सस्पेंड हो गई। ये जो अटैक हुआ है ना, वो जून 2025 के बाद सबसे बड़ा अटैक हुआ है। और जब जून 2025 में जब इनका वॉर चल रहा था, एयर स्ट्राइक्स चल रही थी, आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे उसके ऊपर, वो एयर स्ट्राइक्स बंद होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि अगर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करता है, न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटिन्यू नहीं करता है, तो एयर स्ट्राइक्स इन पे नहीं होंगी। अब क्योंकि एयर स्ट्राइक्स हो गई, मतलब क्या यहां पर न्यूक्लियर के ऊपर वापस बात हो रही है? क्या न्यूक्लियर, ऐसा माना जा रहा है कि ईरान न्यूक्लियर पावर बन ही रहा है, बनने ही वाला है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं। जबकि फरवरी में यूएस और ईरान के बीच में इसी चीज को लेकर नेगोशिएशंस चल रहे थे। वो अलग बात है कि नेगोशिएशंस पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुए थे, और इजराइल ने तो क्लियरली बोला था यूएस को कि भाई तुम अपने नेगोशिएशंस कर रहे हो वो ठीक है, बट ये ध्यान रखना कि ईरान अपने जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूक्लियर के लिए बनाया ना, वो बंद करे, मतलब उसको खत्म करे। और इसके साथ में ईरान ने इनको पहले ही कहा था कि भाई अगर तुमने हम पे अटैक किया तो हमारे आजू बाजू में जिधर भी यूएस के जितने भी बेसिस होंगे ना, हम उनके ऊपर अटैक करेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। जितनी भी मल्टीपल सिटीज हैं, जितनी भी मल्टीपल कंट्रीज हैं, वहां पर ऐसा होगा। क्योंकि अगर ईरान के ऊपर अटैक किया तो ईरान अपने यहां से यूएस पे तो अटैक करेगा नहीं, आजू बाजू में तो यूएस के बेसिस से सबसे पहले उसको अटैक करेगा। और इसके बाद में ईरान में मल्टीपल सिटीज में एक्सप्लोजन्स सुनाई दिए। जैसे ही एक्सप्लोजन सुनाई दिए, इराक जो कि ईरान के बाजू में है, उसने सबसे पहले अपना एयर स्पेस बंद किया। ईरान ने फिर कहा क्लियरली अब रिटेलिएशन के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि तुमने हम पे फुल फ्लेजेड अटैक कर दिया है, और कहा करारा जवाब मिलेगा। अब वो करारा जवाब मिले, उसी के पहले ही 7 मिसाइल्स, जो खमेनी है वहां के जो सुप्रीम लीडर है, उनके कंपाउंड में 7 मिसाइल से अटैक हुआ। अब अटैक हो रहा है ईरान के ऊपर, सायरन बज रहा है इजराइल में, इमरजेंसी सायरन बज रहा है इजराइल में, वो भी कहां पे? तेल अवीव, जो कि वहां का मुंबई है, मतलब फाइनेंशियल कैपिटल है, और उसके अंदर यरूशलेम में, जो कि वहां की मेन कैपिटल है। वहां पे दोनों जगह उन्होंने एकदम से सेट कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, हमने अटैक कर दिया, वहां पे हमारे पास अटैक हो सकता है। इसके बाद इंडिया आया। इंडिया ने इजराइल में एक एडवाइजरी जारी कर दी अपने इंडियन सिटीजन्स के लिए कि भाई थोड़ा संभाल के रहना, जो ये लोग बोल रहे हैं वो सब करते रहो। अब ये अटैक चल रहा है किसके बीच में? ईरान और इजराइल के बीच में। इनफैक्ट इजराइल इज अटैकिंग ईरान हियर। बीच में से उठ के आए डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला हम ईरान के साथ में कॉम्बैट करने के लिए रेडी हैं, हम ईरान से लड़ाई करने के लिए रेडी हैं, और हम ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देंगे। इस बीच में ये पूरी चीजें जो चल रही है ना, ये टोटल मिला के 2 ढाई 3 घंटे में हुआ है।
3-4 घंटे में पूरा का काम खत्म हुआ ये वाला। और उसके बाद में इसी बीच में सारी की सारी एयरलाइंस ने, किसी ने अपने रूट्स चेंज कर दिए, किसी ने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। अरे बनता भी है। फिर है ईरान की बारी, तो ईरान ने बुशेर पोर्ट है वहाँ पे इसराइल के बाजू में, उस पर अटैक करना चालू किया। फिर ओमान एयर और इन सब ने अपनी सारी फ्लाइट्स, जो पूरे मिडिल ईस्ट वाला एरिया है ना, जहाँ से ईरान से लेकर इसराइल तक लेके जाओ, सारी की सारी फ्लाइट्स कैंसिल करी। नेतन्याहू ने क्लियरली आके बोला, नेतन्याहू कौन हुए, इसराइल के जो प्रेसिडेंट है वो, उन्होंने क्लियरली आके बोला कि हम किसी भी तरह से ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देंगे। इस बीच में यूएई ने, क्योंकि यूएई पे अटैक होना एक बहुत बहुत बड़ा मेजर सेटबैक है। क्यों? सऊदी अरब और यूएई ये दोनों सबसे बड़े बिजनेस हब हैं मिडिल ईस्ट के, है ना। अब यूएई ने अपना एयर स्पेस बंद किया और यहां से कहानी थोड़ी एस्केलेट होगी। कैसे? पहले तो अटैक ईरान ने किया इसराइल के बाजू में, फिर ईरान ने अटैक किया बगदाद पे, जो कि इराक का पार्ट है। वो तो चलो अटैक किया क्योंकि बाजू में था। कतर में कर दिया। अब कतर में जैसे इन्होंने अटैक किया, तो कतर भी एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री है, वहां पे जैसे ही अटैक किया ना, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक जाहिर सूचना टाइप दे दी कि हमने जितनी भी मिसाइल्स हमारे पास आ रही थी, हमने उसको वहीं पे डिमोलिश कर दिया। फिर भी जो कतर की कैपिटल है दोहा, वहां पर बहुत सारे एक्सप्लोजन्स सुनाई दिए। यूएई पर अटैक हुआ और यूएई ने भी इंटरसेप्ट करना चालू कर दिया कि जो भी अटैक हो रहे हैं उनके ऊपर। फिर भी यहां पर अबू धाबी, जो कि यूएई की कैपिटल है, वहां पर भरपूर बॉम्ब्स की आवाज आ रही है, भरपूर एक्सप्लोजन्स की आवाज आ रही है। और जहां पर देखा जा रहा है ना कि यूएस बेसिस हैं। फंडा बहुत सिंपल है, ईरान मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से ज्यादा उन जगह पर अटैक कर रहा है जहां पर यूएस के बेसिस हो सकते हैं। तो फंडा तो सिंपल है ना, क्योंकि यूएस इज सपोर्टिंग इजराइल एंड यूएस दोनों साथ में लड़ रहे हैं। अब यूएस के जहां जहां बेस होंगे, ईरान वहां पे अटैक कर रहा है, और ये सिचुएशन यूएई पर भी आ गई है। तो अब तक यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत, जॉर्डन, इन सब पे अटैक हो चुका है। और शाम होते होते यूएई पर और अटैक्स हुए, अबू धाबी में और अटैक्स हुए। मतलब वहां पे बहुत ब्लास्ट की आवाजें चल रही है। इस बीच में इजराइल के जो नेतन्याहू है, उन्होंने कहा कि भाई हम लोग ईरान में ना जो अटैक कर रहे हैं, वो अटैक स्पेसिफिकली वहां के जो ऑफिशियल्स है ना, उनके ऊपर कर रहे हैं। और फिर एक न्यूज़ आती है कि ईरान में, जो सदर्न ईरान में इन्होंने अटैक किया है, वहाँ पर डेथ टोल जो है वो 40 पहुँच गया है। उन्होंने किसी स्कूल वूल पे अटैक कर दिया है। तो ये सब सुनने के बाद में ऑटोमेटिकली मामला और गंभीर होते जा रहा है। वॉर, आप देख रहे हो एक चीज़, जो जितना वॉर चल रहा है ना, यहाँ पर रादर देन वॉर वेपन्स का डिस्प्ले ज़्यादा चल रहा है। मैं आऊँगा लास्ट पार्ट में, जब हम लोग बात करेंगे डिटेल में कि एग्जैक्टली मार्केट पे क्या इंप्लीकेशन पड़ेगा, उस पर आएंगे। अब जब दोहा पे अटैक हुआ, मिडिल ईस्ट पे बहुत जगह अटैक हुआ, तो सबने कंडेम करना चालू कर दिया ईरान को कि भाई तू इन कंट्रीज पे क्यों अटैक कर रहा है। ईरान बोल रहा है तुम्हारे पास यूएस के बेस है, हम तुम पे अटैक क्यों नहीं करें। अब ये मगजमारी अगर चलेगी तो डिप्लोमेसी वापस अब बीच में आई। यूएई ने आगे बढ़ के कहा है कि भाई हम बातचीत करने के लिए रेडी हैं, तेरे को बातचीत करनी है तो कर, बट ये ध्यान रखना राइट टू डिफेंड हमारे पास है। हम अगर अटैक नहीं कर रहे तो डिफेंड जरूर कर सकते, उसमें हालत टाइट होगी, ये यूएई ने कहा। तो मामला फिर ये बैठता है कि इजराइल ने ईरान पे अटैक किया, ईरान ने थोड़ा इजराइल पे अटैक किया, और वहां पर अटैक ज्यादा किए, जो कि इजराइल और यूएस के कहीं ना कहीं कनेक्शंस अच्छे थे। यूएस ने आके बोला कि भाई मैं अटैक करूंगा, अगर सपोज किसी भी तरह से ईरान ने अटैक मेरे पे किया तो मैं तो अटैक जरूर करूंगा। अब इन तीनों के बीच में पिस कौन रहा है? पूरी मिडिल ईस्ट कंट्रीज, क्योंकि वहां पर जाके सारे अटैक्स हो रहे हैं। हो एक तरह से वेपन्स का डिस्प्ले ही रहा है। अब इसका इंपैक्ट हम पर कैसे पड़ता है, इसका इंपैक्ट हम आम जनता के ऊपर कैसे पड़ता है, वो सुनिएगा। सबसे पहली चीज, इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस होंगे, क्योंकि क्रूड के सप्लाई में डिसरप्शन आएगा। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, आप मंडे को जब मार्केट देखोगे तो वहां पे आपको क्रूड एकदम शूटेड मिलेगा, गोल्ड शूटेड मिलेगा, सिल्वर शूटेड मिलेगा, मार्केट नीचे मिलेगा। मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन एक्सपेक्टेड है, अगर मार्केट खुलने से पहले इन लोगों ने बातचीत करके डिप्लोमेसी से इसको सॉल्व नहीं किया। यूजुअली देखा गया है कि इस तरह के जितने मुद्दे होते हैं वो वीकेंड पे चालू होते हैं, मंडे तक चलते हैं, ट्यूसडे तक या मैक्सिमम वेडनेसडे तक इनका डिप्लोमेसी के थ्रू सीधे सीज हो जाती है। अगर ऐसा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली मार्केट एक बाय ऑन डिप है। वॉर इतने चल रहे हैं, और जहां पर वॉर चलते जा रहे हैं, हम एक चीज जरूर बार बार समझते जा रहे हैं कि वॉर चल रहा है, मार्केट तेजी से गिर रहा है, बट उसके बाद रॉकेट तरह से भागता है। कारण क्योंकि मार्केट हर बार वॉर को एक ही एंगल से नहीं देख रहा है, मार्केट वॉर को अलग अलग एंगल से देख रहा है।
इसका मतलब यह है कि जब वॉर होता है डिप आया और जैसे ही वॉर स्टेबल हुआ तो डिप से ऊपर मार्केट गया। दूसरी चीज, अगर एक ही चीज हो रही है बार बार तो मार्केट सेम तरह से उसको रिएक्ट थोड़ी करेगा। उसको पता है मार्केट को इस साल 2026 में बहुत सारा वॉलेटिलिटी होने वाला है क्योंकि बहुत जगह वॉर्स चलने वाले हैं, तो मार्केट हर बार उसको क्रैश के हिसाब से देखेगा? दैट विल बी अ क्वेश्चन मार्क, मुझे तो नहीं लगता। तो क्या सर ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती? क्यों नहीं। हम बोलते हैं ना कि आप हमेशा पैनिक्स में बाय करो और इनफैक्ट एक्साइटमेंट में सेल करो, तो मिल रहा है पैनिक। ये अलग बात है कि ह्यूमैनिटेरियन अगर लेवल पर जाके देखो तो ये बहुत अजीब सी बात होती है क्योंकि वॉर अजीब से चल रहे हैं हमारे यहाँ, और बहुत जगह तो इनफैक्ट ऐसी भी बातें चल रही है कि इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं से एप्स्टीन फाइल से कनेक्टेड है। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर नहीं है तो हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, बट इफेक्टिवली हमारे ऊपर इंपैक्ट ये पड़ेगा कि मंडे ट्यूसडे को हमारा पोर्टफोलियो पहले ही लाल था और लाल दिखेगा। मैं जनरल पब्लिक के हिसाब से बात कर रहा हूँ, और वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी। जो लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं वो वापस उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, जो लोग थोड़ा इन्वेस्टेड हैं अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। फिर फोकस किस पे करें? तो फोकस करने के लिए डिफेंस इज गुड, ईवी इज गुड, एआई पे अभी फोकस ना करें तो बेहतर है, बट उसके अलावा सोलर के ऊपर फोकस कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर्स के ऊपर कर सकते हैं। ये सारे सेगमेंट्स हैं जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं अपने कोर्स में द लॉजिकल इन्वेस्टर जो मेरा कोर्स है उसमें मैं सिखाता हूँ। इस पूरे सेगमेंट में हम लोग डिटेल में बात करते हैं कि वॉर की सिचुएशन हुई तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से सिचुएशन बनानी चाहिए, पैनिक कब करना चाहिए, पैनिक कब नहीं करना चाहिए, जब पैनिक होता है किस तरह से खरीदना चाहिए। फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस के साथ में जियो पॉलिटिक्स भी मैं सिखाता हूँ, तो वो मेरे कोर्स का पार्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में आपको यहीं पर एक नंबर दिख रहा होगा, उसको कॉल करें और खुद को रजिस्टर करें। लाइव क्लास होती है सैटरडे संडे, राइट। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और उसके बाद आपकी कौन सी कंपनी आपको लगता है कि इस डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, कमेंट करके बताइएगा। शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जहाँ पे उनको पता पड़े कि एग्जैक्टली वॉर में हुआ क्या है। और मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में आपसे। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।